हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस एंड एलटी ग्रेड क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक है, इन सब एग्जाम्स के लिए यानी कि यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए एंड केवीएस, एलटी ग्रेड, इन सब एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो आपके लिए गए हैं वो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आने वाले टाइम में आपको केवीएस की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, यूपी टेट के बाद फौरन ही आपको सुपर टेट की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है। ठीक है, और एलटी ग्रेड की तो आपको वैकेंसीज अभी मिलने ही वाली है नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इस तरीके से करिएगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे से यहीं पर लर्न हो जाए। जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस वजह से आपको अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करनी है। लास्ट में मुझे स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? हमारे शरीर का अंग ऐसा कौन सा है जो अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है? तो ऑप्शन से हमारे यकृत है, वृक्क है, फेफड़े हैं या हृदय हैं। तो बिल्कुल हमारे शरीर का जो यकृत जो है यानी कि यकृत जो है वो क्या करता है, अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है? यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम किसका है? यकृत का है, यानी कि लीवर का है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आपको यकृत को ही याद करनी है। ठीक है, यकृत ही हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगी बिल्कुल यकृत। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी धातु या अधातु चुंबक से आकर्षित होती हैं? कौन सी इसमें धातु या अधातु है जो चुंबक जो होता है, जो मैग्नेट होता है, उससे क्या होती है? आकर्षित होती है। तो लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा या ये सभी? तो आप लोग आंसर्स देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल यहाँ पर ये सभी यानी कि चुंबक से लोहा भी आकर्षित होता है, ठीक है, निकेल भी आकर्षित होता है और कोबाल्ट भी आकर्षित होता है। कुछ लोग खाली यहाँ पर लोहा बता रहे होंगे, तो बिल्कुल आप याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? यानी कि अस्थियां यानी कि हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए इनमें से कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ऑप्शन है आपके कैल्शियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एंड विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी या कैल्शियम एवं विटामिन डी। कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए आपका कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, जो रात में ऐसे जानवर जो रात में जागते हैं वो हर चीज़ को किस से देखते हैं? केवल लाल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन ही है, चौथा ऑप्शन गायब हो गया। तो केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, या यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर गायब है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे जानवर जो रात में जगते हैं तो वो हर चीज़ों को किस हिस्से में देखते हैं? वह ये खाली जो है काले और सफ़ेद वे में देखते हैं। ठीक है, काले और सफ़ेद में ही देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मांसल होती हैं। ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है? आपने देखा होगा जो मरुस्थल में, जो डेजर्ट में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें कैसी होती? मांसल होती हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन है आपके मरुस्थलीय पौधे की ये विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, मरुस्थलीय पौधे विशाल होते हैं अतः उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें तथा तने मांसल युक्त होती हैं। ऑप्शन सी हमारा, खाद्य पदार्थों का संग्रह करने के कारण जड़ें मांसलदार होती हैं, या उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर किसको याद रखना है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या होती है? खाद्य पदार्थों का संग्रह करने के लिए क्या है, इनकी जो जड़ें होती है वो मांसलदार होती हैं। आपने देखा होगा जो मरुस्थल में जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं? पत्तियों को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? कांटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पत्तियां क्या कर देंगी? वाष्पोत्सर्जन करेंगी, ज़्यादा करेंगी, इसीलिए उनको किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है? कांटों में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसके जरिए वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि मरुस्थल में पानी की दिक्कत होती है। ठीक है, इस वजह से। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का सही विकल्प बताइए। अब यहाँ पर क्या दिए हैं? रोग दिए हैं, और यहाँ पर क्या दिए हैं? उससे प्रभावित अंग दिए हैं। ठीक है, तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
रेबीज से कौन सा होता है, एड्स से कौन सा होता है, या फाइलेरिया से कौन सा होता है। तो पीलिया से आपको पता है यकृत प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा प्रभावित अंग होता है, यकृत हो जाएगा। रेबीज से कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। एड्स से कौन सा हो जाएगा, प्रतिरक्षी तंत्र हो जाएगा, ठीक है। और फाइलेरिया किससे हो जाएगा, फाइलेरिया किससे हो जाएगा, लिम्स ग्रंथि से हो जाएगा, ठीक है। फाइलेरिया किससे हो जाएगा, लिम्स ग्रंथि से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अब इनको याद भी कर लीजिएगा, साथ ही मिलन कर लीजिएगा। पीलिया से कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। रेबीज से कौन सा हो जाएगा, रेबीज याद है कुत्ते के काटने से होता है, तो उससे कौन सा होता है, तो यहाँ पर रेबीज के लिए, ठीक है। एक मिनट फिर से इसको देखिए, कंफ्यूज ना होइए, बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर मैं लिखती चलती हूँ। पीलिया, यहाँ पर पीलिया के लिए आपको याद रखना है कौन सा हो जाए, यकृत, यकृत प्रभावित होता है। साथ में लर्न करते चलिए। रेबीज से कौन सा हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, क्लियर है, ठीक है। और एड्स से कौन सा होता है, आपको पता है प्रतिरक्षी तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र, ठीक है। फिर आपका फाइलेरिया से कौन सा हो जाएगा, लिम्स, ठीक है। फाइलेरिया से कौन सा हो जाएगा, लिम्स, ठीक है, लिम्स ग्रंथि यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसके हिसाब से ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है माइक्रोमीटर के पर्टिकुलेट, ठीक है, माइक्रोमीटर के पर्टिकुलेट मैटर किसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं, ठीक है। जो आपके पर्टिकुलर, जो माइक्रोमीटर के जो पर्टिकुलर मैटर हैं वो किसके लिए अधिक क्या करते हैं, हानिकारक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, वृद्धों और महिलाओं के लिए, राष्ट्रीय पार्क के लिए, बॉटेनिकल पार्क के लिए, या ऐतिहासिक भवन के लिए। तो बिल्कुल ये किसके लिए हानिकारक होते हैं, वृद्धों और महिलाओं के लिए हानिकारक होते हैं। इसमें होता क्या, सांस संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर पार्टिकल मैटर से क्या होता है कि सांस संबंधी, यानी कि श्वसन से संबंधी, ठीक है, सांस लेने में, ठीक है, तो सांस संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन को समझते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन स्रोत क्या है, यानी कि CFC जो गैस है वो कहाँ से, किस चीज़ से निकलती है, मोटर वाहन से, रेफ्रिजरेटर से, वायुयान से, या ताप बिजली संयंत्र से। तो आपको पता है CFC जो गैस होती है वो ठंडी चीज़ों से निकलती है, यानी कि यहाँ पर AC होता तो AC भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज वगैरह जो होते हैं उनसे CFC गैस निकलती है, ठीक है। जो क्या है किसके लिए नुकसानदायक होते हैं, तो ओजोन परत के लिए नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। जो ओजोन है, ठीक है, वो किससे बचाती है, यहाँ पर पूछा जो ओजोन है, ओजोन जो परत है, ठीक है, वो जो है जो हमारा जो ये जैवमंडल है, बायोस्फीयर है, जो जैवमंडल है वो किससे बचाती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रा वायलेट किरणों से, एक्स किरणों से, या गामा किरणों से। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको पता है अल्ट्रा वायलेट किरणों से ओजोन परत बचाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सारे ही क्वेश्चन आपको NCERT SCERT बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को आपको वीडियो को देखते ही लर्न करना है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। इस वजह से ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है, यानी कि सबसे ज़्यादा उचित है, ठीक है। जो भूमिगत जल है, यानी कि भूमि के नीचे वाला जो जल है उसको प्राकृतिक स्तर पर लाने के लिए कौन सा उपाय सबसे ज़्यादा उचित है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक फसलों को उगाया जाना। ऑप्शन बी हमारा धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना। ऑप्शन सी हमारा है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, ठीक है। ऑप्शन डी है हमारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भूमि से रिलेटेड, यहाँ पर भूमि जल से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पाताल लोग, ठीक है, पाताल तोड़ यानी कि पाताल को तोड़कर कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चिपको आंदोलन की जनक, ठीक है, चिपको आंदोलन की जनक
गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी कि आपको पता है चिपको आंदोलन के लिए आपको एक तो सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है, ऊपर से आपको जो है जो गौरा देवी इनको भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लगाना था। तो यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो रेडी गांव हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका क्या कहते हैं पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ठीक है, रेडी गांव हो जाएगा या मानमती गांव हो जाएगा या थिरपाक हो जाएगा या हॉट गांव हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ये हो जाएगा, रेडी गांव यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रेडी गांव पड़ता कहाँ है, तो ये चमोली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है। चमोली कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चमोली को फूलों की घाटी भी कहते हैं, आपको पता है। पूछा जाए फूलों की घाटी किसे कहते हैं, एक मिनट, फूल कैसे लिख दिया, फूलों की घाटी कहाँ है, तो यहाँ पर घाटी। ठीक है, तो चमोली ही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो रेडी गांव आपका कहाँ पड़ेगा, चमोली में पड़ता है। चमोली कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। इसके नेता यानी कि चिपको आंदोलन के और नेता आपको याद रखना है, एक तो आपके सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे, मैंने अभी बताया सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। ऑप्शन में अगर ये होता कि चिपको आंदोलन के जनक कौन है या चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है, तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा को याद रखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर अगर गौरा देवी भी होता, जो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, तो ये भी हो जाता है। ठीक है, तो बहुगुणा यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट भी आपको याद रखना है, चंडी प्रसाद भट्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने होते हैं, ये आपको पता है। वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अगर वहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो जाती हैं तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी। ऑप्शन है हमारे चीन हो जाएगा, जापान हो जाएगा, रूस हो जाएगा या दक्षिण कोरिया। तो फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, जापान यहाँ पर राइट हो जाएगा। कब घटित हुई थी, तो 11 मार्च आपको याद रखना है, डेट भी पूछ लिया जाए तो 11 मार्च 2011 को आपको याद रखना है। ठीक है, सुनामी के कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, तो फुकुशिमा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी, तो जापान। कब हुई थी, तो 11 मार्च 2011 को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ईवीएस आपको पता है ईवीएस की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, संक्षेपण का डैश अर्थ प्रयुक्त होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्किल्स होता है, इन्वायरमेंटल साइंस होता है, इन्वायरमेंटल सोर्सेज होता है या इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका पर्यावरण अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिरण, चीता, भालू, फीता कृमि का क्रमशः उचित क्रम है। आपको बताना है हिरण, ठीक है, शाकाहारी है मांसाहारी है। ठीक है, चीता आपका शाकाहारी है मांसाहारी है, भालू आपका शाकाहारी मांसाहारी, फीताकृमि। ठीक है, यानी कि आपको इसके क्रम के हिसाब से समझाना है। ठीक है, क्रम के हिसाब से आपको ऑप्शन लगाने हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो चीता आपका क्या हो जाएगा, शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, हिरण आपका शाकाहारी हो जाएगा, चीता आपका मांसाहारी हो जाएगा, भालू क्या होता है, सर्वाहारी होता है, यानी कि शाकाहारी मांसाहारी में यानी कि सर्वाहारी, यानी कि शाक भी जो खाए और जो मांस भी खाए दोनों क्या हो जाते हैं, सर्वाहारी हो जाता है। फिर ठीक है, फीताकृमि आपका परजीवी हो जाता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।